प्रॉपर्टी होती है उनको बोलते हैं हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टीज या है ना, दोज प्रॉपर्टीज which depends on amount of substance, which depends on amount of substance, which depends on amount of substance। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मास, वॉल्यूम, है ना, ये है ना, हो जाएगा चेंज, मास चेंज हो जाएगा, कोई भी चीज लो, है ना, उसका मास चेंज हो जाएगा। यदि क्वांटिटी बढ़ाई तो मास बढ़ जाएगा, क्वांटिटी कम कर तो मास कम हो जाएगा। ऐसे वॉल्यूम के साथ भी है ना, कि वो तो ये क्या हो गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर देखो ये एग्जांपल्स पूछते हैं, मोस्टली ये क्वेश्चन ऐसा आता है मोर देन वन में आता है, तो उसमें कई प्रॉपर्टीज रहेगी, उसमें से चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब और कौन सी है, देखो अब हाँ तो मैं लिख, ये जितनी भी हमने पढ़ी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, देखो ये अभी आपको पता नहीं है कि ये क्या क्या, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे, है ना। एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, इसको देखो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से करते हैं, इसको एच से करते हैं। ठीक है, ये सब क्वांटिटी के साथ चेंज हो जाती है ना। ज्यादातर आपको जैसे बुक में मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, इतने किलोजूल पर मोल, है ना, एक मोल के लिए इतने, मोल चेंज हो जाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर हीट कैपेसिटी, हीट हीट कैपेसिटी सुना है, मतलब कभी पढ़ा है हीट कैपेसिटी क्या होती है। हीट कैपेसिटी मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। जो सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट देनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हाँ ये भी देखो, यदि ज्यादा अमाउंट होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना, कम अमाउंट होगा कम हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, और अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी, मगर सबके लिए ये जरूरी है ना। अमाउंट बढ़ाओगे, जैसे मान लो हमने एक पूरा इतने बड़े उसमें बर्तन में पानी लिया, अब उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बजाय कि छोटे से बर्तन में लेंगे, है ना। होता है ना, छोटे से बर्तन में गर्म करो जल्दी गर्म हो जाएगा, बड़े उसमें करोगे मतलब बड़ा ज्यादा अमाउंट लोगे, है ना, तो ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है ना, जैसे इधर बड़े बड़े उसमें पानी जब रहते हैं, स्विमिंग पूल में पानी है ना, तो वो दिन भर गर्म होते होते भी क्या हो जाएगा, शाम तक भी उतना गर्म नहीं हो पाता, है ना। उसकी जगह टंकियों में, ओवरहेड टैंक्स में रहता है, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना। तो वो क्योंकि अमाउंट का फर्क है, तो अलग अलग अमाउंट के लिए अलग अलग हीट लगेगी, सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना। उसको अभी हीट कैपेसिटी को अलग से भी हम डिफाइन भी करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे कितने टाइप की होती है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी, ठीक, एटसेट्रा, है ना, ऐसी बहुत सारी होती है जो कि अमाउंट के साथ क्या होती है, चेंज होती है। तो अब इनको भी ये ध्यान रखना, जैसे अब हम केमिस्ट्री में जो चीजें पढ़े, है ना, तो उसमें भी ये ध्यान रखना कि वो एक्सटेंसिव की इंटेंसिव, है ना, जैसे मतलब इस लेसन में नहीं, दूसरे लेसन में भी जो पढ़े ना, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें और भी दूसरी प्रॉपर्टीज भी आ सकती है ना, जो इस लेसन में हमको नहीं भी दे रखी। ठीक है, वो भी पूछा जा सकता है, मतलब वो एग्जाम्पल्स में उसमें पूछते हैं। ठीक है, फिर हाँ दूसरी होती इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी लिख लो, इसमें और एक इंटरनल एनर्जी भी जोड़ लेना, ऊपर वाली में एक्सटेंसिव में, इंटरनल
एनर्जी, एग्जांपल में हाँ उस ये एक्सटेंसिव में, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें एक आध लाइन छोड़ भी देना है ना, और भी जैसे हम पढ़ते रहेंगे ना, तो जब भी उसके कुछ भी क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान रख के उसको एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, है ना, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो उससे फिर हमको मतलब पता चलेगा, ठीक है। और ये से क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस एडवांस में भी काफी बार आए, लेकिन उसमें हमेशा मोर देन वन में आए, और नॉर्मल जो हमारी नीट है मेंस है उसमें सिंगल करेक्ट में आ जाता है ना। और उसमें ज्यादातर मेंस और नीट में नॉर्मल ये जो क्वांटिटी है जो हम पढ़ते हैं इसी लेसन में उन्हीं का ज्यादातर पूछा हुआ, लेकिन एडवांस में पूरे हमारे बुक में से कहीं से भी पूछा हुआ, ठीक है। हाँ, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इंटेंसिव क्या होती है, विच दोज प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन amount of substance, ठीक है, जो इस पे डिपेंड नहीं करे, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब बताओ एक आध दो एग्जांपल कोई से। डेंसिटी ना, देखो डेंसिटी चेंज नहीं होती अमाउंट के साथ, ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, मगर डेंसिटी अमाउंट, टेम्परेचर भी कर सकते टेम्परेचर खुद आएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे टेम्परेचर एक बॉडी का टेम्परेचर है तो वो एक जैसा हो जाएगा, है ना। अब मान लो वो बॉडी बड़ी हो छोटी हो एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है ना। प्रेशर तो पूरी बॉडी पर एक जैसा प्रेशर है, जैसे हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो हर पार्ट पर उतने प्रेशर लग रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे अमाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो जो है वही रहेगा। डेंसिटी वॉल्यूम पर मास, जो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, मास भी एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, लेकिन डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव, ठीक है। तो दो ये भी लिख लेना, वो बाद में लिख लेंगे कि इनका जो रेशो होता है, दो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो हमेशा इंटेंसिव, ठीक है, कोई भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो इंटेंसिव होता है। ये सब पूछे हुए हैं। विस्कोसिटी क्या, विस्कोसिटी मतलब जैसे एक जो लिक्विड फ्लो होता है, तो लिक्विड की एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो होने से रोकती है ना, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी। उसका सब हो गया क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो ऐसे म्यू म्यू से डिनोट करते हैं, है ना, ठीक है। विस्कोसिटी को ऐसे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह रहता है, उसको ऐसे नीटा ऐसे, ठीक है। तो विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी, है ना, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। जैसे विस्कोसिटी भी मेनली किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। एक सब्सटेंस के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक जैसे होंगे, ठीक है, इसलिए उसका अमाउंट बढ़ाओ या कम करो विस्कोसिटी चेंज हो। जैसे आप कौन ज्यादा विस्कस होगा, जैसे मान लो हमने लिया वाटर, है ना, और इसकी जगह मान लो ग्लिसरीन, तो इसमें से विस्कस कौन ज्यादा होगा, वाटर, नहीं वाटर नहीं, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन में ज्यादा रुकता है, ग्लिसरीन कम तेजी से फ्लो हो रही है ना, इसका मतलब ग्लिसरीन की एक लेयर दूसरी लेयर को ज्यादा रोक रही है ना, तो ग्लिसरीन इज मोर विस्कस देन वाटर, है ना, वाटर तेजी से फ्लो होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी उल्टी है, फ्लो होने को रोकने वाली प्रॉपर्टी। जैसे शहद और भी उसकी ज्यादा होगी विस्कोसिटी, है ना, शहद और धीरे धीरे फ्लो होगा, ये सब लिक्विड। पेट्रोल की तो पेट्रोल की और भी कम होगी, है ना, पेट्रोल और तेजी से होगा, जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा उतनी विस्कोसिटी कम होगी, सरफेस टेंशन ये सब इसमें है, सरफेस टेंशन भी इधर आ जाए, वो भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। सरफेस ये सब पढ़ा नहीं, आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है? फिजिक्स में पढ़ा। टेंशन तो पड़ा है ना? हाँ, विस्कोसिटी अभी अभी ये 11th में वो होगा ना, फ्लूइड फ्लूइड करके चैप्टर होगा, उसमें ये सब पढ़ने को मिलेगा, है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब, ठीक है ना। और एक दो मैं बता रहा हूँ जो हम, जैसे आप देखो यही जो क्वांटिटी है गिव्स फ्री एनर्जी, यदि इसमें मोलर लगा दिया जाए, मोलर गिव्स एनर्जी, मोलर एंट्रोपी, मोलर वॉल्यूम, है ना। तो देखो अब किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम चेंज होगा क्वांटिटी चेंज करने पे, लेकिन एक मोल का वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा फिक्स, है ना। एक मोल का वॉल्यूम वाटर का हमेशा वही क्यों ही रहेगा, है ना।
एक मोल दूसरा सब्सटेंस, टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना, टेम्परेचर चेंज करने पे ये क्वांटिटी चेंज होगी, है ना, उसका कोई वो नहीं है ना, टेम्परेचर पे नहीं, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए ना, उनको हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी भी टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज हो जाएगी, हाँ। ठीक है, तो वो अलग बात है ना, लेकिन सेम टेम्परेचर पर अमाउंट चेंज करने पे चेंज नहीं हो, ठीक है, हम उतनी बात करें ना, ऐसा नहीं सोचना कि प्रॉपर्टी चेंज हो ही नहीं सकती ना, ये प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, लेकिन किससे, टेम्परेचर से, है ना, उससे चेंज हो सकती है, इससे चेंज नहीं होगी, किससे, अमाउंट से, है ना, तो सिर्फ हम यहाँ पर अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे उसके नहीं कर रहे। हाँ, तो ऐसा लिख लो, ऑल मोलर प्रॉपर्टी, मोलर प्रॉपर्टी, जैसे मोलर प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिख लेना, मोलर वॉल्यूम, मोलर मास, देखो मोलर मास चेंज होता है क्या, जैसे वाटर का मोलर मास में पूछूंगा कितना होगा, हमेशा 18 ग्राम ही होगा, है ना, वो चेंज नहीं होगा, चाहे 1 किलो वाटर ले, चाहे 1 ग्राम वाटर ले, है ना, वो चेंज नहीं होगा, तो मोलर मास, है ना, जिसके भी आगे मोलर मोलर लग गया, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर एंट्रोपी, एटसेट्रा, है ना, जिसमें भी, इसलिए ये ऑल मोलर प्रॉपर्टी। फिर एक और लिख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो सारे एक्सटेंसिव के अगर मोलर लगा दो, मोलर लगा तो वो सब इंटेंसिव, ठीक है, फिर एक और लिख लो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एटसेट्रा, ये एक आध और लिख लो, है ना, अभी ये आपको पता नहीं, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, है ना, ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, इसका सिंबल होता है, ऐसे लगा देते, ई नॉट, ऐसे नॉट लगा देते, ठीक है, तो ये नॉट ज्यादातर हम यूज करेंगे, स्टैंडर्ड जो भी चीज होती है ना, उसमें ये नॉट ऐसे लगाया जाता है ना, तो ई नॉट बोलते हैं, ठीक है, जीरो है वो, ठीक है, ई नॉट सेल, जी नॉट, ऐसे एस नॉट, तो ये सब क्या होता है, स्टैंडर्ड चीजें हो जाती है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर उसके लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, अभी ये सब हम पढ़ेंगे ना, कुछ 12th में पढ़ेंगे, कुछ 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा, और कुछ आप फिजिक्स में पढ़ लोगे, हाँ, ऐसे ही सब क्वांटिटी, ठीक है, तो ये अब एटसेट्रा, तो इसको भी देखो हमेशा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा हुआ इंटेंसिव, एक्सटेंसिव बहुत रेयर ही पूछा हुआ, हमेशा इंटेंसिव पूछी, ठीक है, और इसमें अलग अलग चीजें पूछते हैं, अलग अलग समय, अलग अलग पूछा हुआ, तो उसको थोड़ा सा सोचना, है ना, तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते है ना, एडवांस का तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो क्या पूछेंगे, है ना, तो वो कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी, लेकिन वो रहेगी निश्चित रूप से केमिस्ट्री या फिजिक्स में जरूर से पढ़ी होगी, है ना, वो ही रहेगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग कुछ वैसा, ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा विचार करना कि अमाउंट के साथ चेंज होती है कि नहीं होती है ना, तो हमको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आए, समझ में आया, इसमें मोलर का ध्यान रखना, है ना, मोलर करते हैं, या कभी ऐसा लिखो पर केजी, पर ग्राम, तो ये सब फिक्स हो जाएगी, क्योंकि अमाउंट ही फिक्स कर दिया, है ना, तो वो फिर चीज फिक्स हो जाती, ठीक, तो ऐसे ये सब क्या होती है, इंटेंसिव, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है, और नीट और मेंस में तो डायरेक्ट इन्हीं में से आ जाएंगे, ये जो हमने लिखी ना जनरली, इनमें से ही आएगा, ठीक है, तो इनको बिल्कुल ध्यान रखना, और कोई नई भी आए, कोई दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी आए जो ऐसे नॉर्मली हमने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो उसको सोच लेना, है ना, कि ये चेंज हो रही है या नहीं होगी, तो ये तो देखो अब क्या, इस चैप्टर में ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीजें है ना, जिनको कि हमको पढ़ना है। फिर अब ऐसे ही क्या होती है, दो टाइप की ऐसे प्रोसेस और होती है, एक को बोलते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस, वैसा लिखो, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, ये ऐसी दो टाइप की प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स में, ऐसी
तो देखो रिवर्सिबल, ऐसे नॉर्मल हम रिवर्सिबल की बात करते हैं तो क्या होता है, जो चीज दोनों डायरेक्शन में चले, है ना, उसको हम रिवर्सिबल बोलते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जो फॉरवर्ड भी चल रही है और बैकवर्ड भी चल रही है ना। ये N2 प्लस H2 से NH3 भी बन रहा है और NH3 से N2 और H2 भी बन रहा है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल मतलब थोड़ा सा अलग होता है। और फिर जो जो ऐसी ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो फॉरवर्ड भी चले बैकवर्ड भी चले, एक समय बाद क्या हो जाता है, उसमें इक्विलिब्रियम आ जाता है। जितना फॉरवर्ड जाती है उतना क्या आने लगती है, बैकवर्ड आने लगती है। कोई भी रिवर्सिबल चेंज जो होगा, है ना, उसमें एक ना एक बार ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मतलब उतना ही नहीं है ना, कि जो दोनों डायरेक्शन में चले उससे नहीं है ना। थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस में हम जो चेंज करें, है ना, कोई भी चीज जो चेंज करें उसको इतना स्लो करें कि वो ऐसा लगे कि वो अभी भी सराउंडिंग के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में ही है। मतलब जितना पहले था लगभग उतना ही है, कि मतलब हमको ऐसा कोई फाइनाइट चेंज नजर नहीं आए, है ना, इतना स्लो करें उस प्रोसेस, ठीक है। कि जैसे मान लो एक ऐसा है ना, इसमें मान लो अंदर ऐसी गैस भरी हुई और ये ऐसे ऐसा एक पिस्टन लगा, एक पिस्टन, ठीक है ना। अभी इस पिस्टन पे क्या कर दिया, ऐसे छोटे छोटे ऐसे सैंड या कोई भी पार्टिकल्स रख, ठीक है, ऐसे रख, ठीक है ना। और अब थोड़ी देर में क्या होगा, ये गैस को जितना भी एक्सपांड होना होगा, जितना भी वो होना होगा, है ना, तो वो एक एक पर्टिकुलर समय उस पे आके ये क्या हो जाएगा, ये पिस्टन ऐसे रुक जाएगा, है ना, ठीक है। या तो हमने जब सैंड रखेंगे तो थोड़ा सा दबेगा, है ना, और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक समय पे आके रुक जाएगा। तो रुक जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो इसका इंटरनल प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर, जो मतलब ये गैस इस पिस्टन पे जो प्रेशर लगा रही है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो सैंड जो प्रेशर अप्लाई कर रही है, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा, तभी रुकेगा ये, ठीक है। जितना बाहर से हम प्रेशर क्या क्या लगा रहे हैं, तो ये तो प्रेशर ऑफ सैंड है, प्रेशर अप्लाइड बाय सैंड प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये इंटरनल प्रेशर और ये दोनों इक्वल हो जाए, है ना, तब वो पिस्टन आके रुक जाए, ठीक है। तो वो समझ लो कि सराउंडिंग के साथ क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम में। ये ऐसे ही होगा ना, कोई भी चीज करो उसमें ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ये आके एक समय पे आके रुक जाएगा जब दोनों प्रेशर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो ये ऐसा रुक जाएगा। अब मान लो एक छोटा सा सैंड का पार्टिकल हटा है ना, तो क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। थोड़ा और ऊपर जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, हमने एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा सा क्या कर दिया है, कम कर दिया ना। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, एक ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही मामूली सा डिफरेंस पड़ेगा। वापस से वो सैंड पार्टिकल को रख दोगे फिर वैसा कर सकते, ठीक है। तो ये जो हम ऐसे स्मॉल चेंज कर या पूरे सैंड पार्टिकल एक साथ हटा देंगे तो क्या होगा, ये तेजी से ऊपर चले जाएगा, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, कि एक एक सैंड के पार्टिकल को हटाना, है ना, तो क्या होगा, हर एक में जो प्रेशर का चेंज होगा इट इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, कि वो क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा, ठीक है ना, होगा ना, बहुत ही स्मॉल चेंज, है ना। और यदि हम क्या, तो जैसे क्या हो जाएगा कि P एक्सटर्नल माइनस डीपी, डीपी को हम क्या बोलते हैं, बहुत ही वेरी वेरी स्मॉल चेंज, है ना, उसको हम डीपी से लिखते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन। बड़े चेंज को किससे लिखते हैं, ऐसे डेल्टा, ऐसा बना देते हैं, है ना। स्मॉल चेंज को कैसे लिखते हैं, डीपी, या कई बार ऐसे भी पार्शियल ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा। ये बहुत ही क्या है, स्मॉल चेंज। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, है ना। और फिर अब ये जब इंटरनल के फिर से बराबर हो जाएगा तो फिर से इनके बीच में क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। ठीक है, समझ में? या एक सेंट का पार्टिकल और रख दिया, है ना, निकालने की जगह रख दिया, तब क्या हो जाएगा कि पी एक्सटर्नल जो होगा वो थोड़ा सा प्लस हो जाएगा, तो फिर इसके बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन ये चेंज क्या है, बहुत ही स्मॉल चेंज है, तो अब तो उस विजिबल छोड़ना वाली चीज। ये विजिबल ही नहीं होगा, है ना। तो
ऐसे ही चेंज को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे चेंज को जो हमको एक छोटी छोटी प्रोसेस में तो विजिबल नहीं हो, लेकिन क्या होगा यदि ऐसे करते गए हम धीरे 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 धीरे, है ना, तो क्या होगा जब ये बहुत सारे सेंट के पार्टिकल हट जाएंगे तब हमको पता चलेगा अरे ये तो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है वॉल्यूम का, है ना, कि गैस का वॉल्यूम क्या हो चुका है, पहले से बहुत बढ़ चुका है ना, ठीक है, या एक्सटर्नल प्रेशर पहले से क्या हो गया है, काफी कम हो गया। ठीक है, आए समझ में आया। ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में से। और ऐसे चेंज में आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इसको फिर से रिवर्स कर सकते हो। क्या करना है, बस वो सेंट पार्टिकल को फिर रख दिया, है ना? तो ऐसी जो प्रोसेस होती है जिसको हम आसानी से रिवर्स कर सके, है ना, लेकिन ये रिवर्स किसके साथ है, सराउंडिंग के साथ है। वो रिवर्सिबल रिएक्शन तो अंदर ही होती है ना, जो रिएक्शन इसके अंदर ही होगी, सिस्टम के अंदर, लेकिन यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग आपस में क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इतनी स्लो स्लो यदि कोई प्रोसेस की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। और यदि यही चेंज फास्ट कर दे तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, लेकिन अब इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटिसमली स्लो, इतना करना है ना। तो आप सोचो कोई भी प्रोसेस को यदि इनफाइनाइट स्टेप में करें तो वो कंप्लीट होगी क्या, कभी होगी नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब ही क्या होता है कि जो कभी हो ही नहीं सके, है ना। तो मतलब इतना स्लो स्लो करना है इसको कि ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। ऐसी प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब एक्चुअली में रिवर्सिबल प्रोसेस सिर्फ आइडियली होती है ना। बाकी समय क्या होगा, हम जो भी प्रोसेस करेंगे वो सब क्या होगी, इरिवर्सिबल ही होगी, है ना, क्योंकि इतना स्लो चेंज हम कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी अब उस चेंज में क्या होगा, अब जब रिवर्सिबल चेंज होगा, मतलब सराउंडिंग और इसके साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसके अंदर ना तो कोई फ्रैक्शन के कारण कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है ना, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या मिलेगा हमको, आउटपुट, मतलब पूरा का पूरा क्या मिलेगा, वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेस में क्या होगा, हमें वर्क डन क्या मिलेगा, मैक्सिमम, जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना वर्क डन क्या होगा, हमें रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी की जगह यदि इसको इरिवर्सिबल करेंगे तो क्या होगा, एकदम से जब सडन चेंज होगा तो क्या होगा, हो सकता है थोड़ा हीटअप हो जाए, है ना, क्योंकि एकदम जब सडन चेंज होगा थोड़ा सा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना, इसकी एक लेयर दूसरी लेयर को रोकेंगे आगे बढ़ने से, तो उसके कारण क्या होगा, हल्का सा हीटअप हो जाए। तो होता है ना, इंजन है ये जब चलता है तो गर्म हो जाता है ना, तो वो गर्म होने का मतलब क्या है, उसकी कुछ जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो रही है ना, तो उसमें जो वर्क डन है वो मैक्सिमम नहीं हो पाए। तो हमेशा कोशिश क्या की जाती है कि कोई भी चीज बनाई जाए तो वो कैसी बनाई जाए, रिवर्सिबल की कोशिश की जाती है। मतलब उसमें जितना भी हो सके, है ना, उस प्रोसेस को क्या करते हैं, छोटे छोटे उसमें डिवाइड करने की कोशिश की जाए। ठीक है, और वैसा हो कोई भी वो वर्क करे, लेकिन 100% ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, आए ये समझ में आया कि व्हाट इज रिवर्सिबल, है ना, कि थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल का मीनिंग क्या। ठीक है, हाँ ऐसा लिखो, जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ोगे कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये सब पढ़ोगे, तो वो कार्नोट इंजन कैसा है, एकदम आइडियल जैसा है कि वो कंप्लीटली रिवर्सिबल कोशिश की जाती है उसमें, लेकिन एक्चुअली में ऐसा बनता नहीं, है ना। लेकिन कोशिश की जाती है कि वो कैसी प्रोसेस हो, ऐसी हो कि जिसमें कोई भी लॉस नहीं हो पाए, पूरा का पूरा जो भी हम करें वो सीधे सीधे वर्क के रूप में मिले। ठीक है, तो ऐसा लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस। दोज प्रोसेसेस, those process which takes place, which takes place infinitesimally slow, infinitesimally slow, infinitesimally slow, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करना। नहीं, तो हमने एक एग्जांपल दिया सेंड वाला, ठीक है, infinitesimally slow so that system remains in equilibrium with surrounding, कि वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में ही नजर आए। सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग।
दिस प्रोसेस, फुल स्टॉप लगा के, दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ही आसानी से वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना, उसको वापस से वो कर देंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, कि एक सेंट के पार्टिकल को फिर रख दिया उठा के, तो रिवर्स हो जाएगी, तो आसानी से रिवर्स भी हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें ऐसा लिख लो, इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज मैक्सिमम, है ना, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं उससे अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यदि कुछ भी चेंज होता तो वो इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता। तो वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो सीधे क्या हो रहा है, वर्क डन में चले जा रहा है। ठीक है? उस मशीन में क्या हो रहा है, वर्क डन में चले जा रहा है। ठीक है, तो वर्क डन इज मैक्सिमम। ठीक है, बट हाँ, ऐसे नीचे एक और पॉइंट इसमें लिख लो, मतलब एक और सेंटेंस लिख लो, दिस प्रोसेस नेवर बी कंप्लीटेड, this process never be completed in practice। एक्चुअली में कभी भी कंप्लीट होगी नहीं। तो ज्यादातर हम जो भी चीज, है ना, वो करते हैं, आइडियली जो भी चीज बनाते हैं तो वो चीज एक्चुअल एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोई भी आइडियल चीज होती ही नहीं, है ना। हमेशा क्या होता है, आइडियल चीज एक रेफरेंस होती है ना, कोशिश की जाती है कि वैसा हो, है ना, कोशिश ये की जाती है उसके करीब है, कि हम कोशिश करेंगे कि ऐसी चीजें बनाए, ऐसी मशीन्स बनाए कि उसका वर्क डन क्या हो, मैक्सिमम, है ना, ऐसी कोशिश कर सकते हैं, मगर 100% ऐसी चीजें बन नहीं पाती। अब लिखो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल की डेफिनेशन बस यही होती है ना, कि जो रिवर्सिबल नहीं है वो सब इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको देखो ऐसे लिख लो, व्हेन वी कैरीड a process suddenly, right, when we carried a process suddenly or fast, ना, मतलब जो चेंज करें वो एकदम से पूरे के पूरे सेंड एक साथ हटा, देन दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। इसको इरिवर्सिबल, सडनली और फास्ट, दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। तो देखा जाए मतलब जो रिवर्सिबल नहीं है वो सब इरिवर्सिबल। ठीक है, तो इसमें एकदम फाइनाइट चेंज आएगा, यहाँ कैसा चेंज आएगा, पी एक्सटर्नल माइनस पी हो जाएगा सीधे, या डेल्टा पी हो जाएगा। ठीक है, तो सैंड पार्टिकल के भी और से पार्टिकल, अब मान लो पूरे सैंड एक साथ हटा दिया तो क्या हो जाएगा, या दबा दिया पूरी तेजी से हमने, और है ना, तो वो सडन चेंज होता है, तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट का भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, सब चीजों का चेंज आने लग जाएगा, तो वो इक्विलिब्रियम एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, काफी समय बाद फिर से इक्विलिब्रियम रीच। ठीक है, तो उसमें वर्क डन इसलिए हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन नहीं आ पाएगा, क्योंकि अंदर कोई भी चेंज हुआ, देखो जो हमने मान लो इसमें एनर्जी लगाई, है ना, इसको दबाया, अब उस एनर्जी के कारण मान लो इसमें हीट प्रोड्यूस हो गई थोड़ी बहुत, है ना, तो वो क्या हो गया, लॉस हो गया हमारी एनर्जी का, तो वो सिर्फ इसको दबाने में, मतलब पिस्टन को घसकाने में नहीं, या इसके कारण कहीं भी कोई वर्क हो रहा होगा तो सिर्फ उसी में नहीं जा रहा है ना, क्या हो गया, थोड़ा बहुत एनर्जी का क्या होने लग जाएगा, लॉस होने लगेगा। ठीक है, तो ये इसलिए क्या होता है, हाँ फिर लिख लो, इन दिस प्रोसेस वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम, ये नहीं लिखेंगे, मिनिमम नहीं लिखेंगे, है ना, मिनिमम कुछ नहीं होता है, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। यदि वही चीज हम रिवर्सिबली करें तो वर्क डन ज्यादा होगा, और इरिवर्सिबली करें तो वर्क डन हमेशा कम आएगा। तो ये क्या होता है, वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम। फिर इसमें एक और लाइन लिख लो कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। एक्चुअल में हर प्रोसेस ऐसी होती, दिस इज एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, और विच कैन बी कंप्लीटेड, ये कंप्लीट होगी हमेशा, और जो रिवर्सिबल होती है इट नेवर बी कंप्लीटेड,
तो आपको देखो स्कूल में इनके डिफरेंस पूछेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक है। तो जो हमने ये पैराग्राफ में लिखा है वही चाहो तो पॉइंट्स में ऐसे लिख देना है ना, वो कॉलम बना के This is अलग। experimental process. हाँ, एंड दिस कैन बी कंप्लीटेड, है ना, यही कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। रिवर्सिबल कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती क्योंकि उसमें हम चेंज इनफाइनाइटिसमली स्लो चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जितना कम से कम हो सके उतना। तो इसलिए वो कम, मतलब उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसलिए वो प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं हो, ठीक है। आया, समझ में आया ये, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये रिवर्सिबल, है ना, थर्मोडायनेमिक्स। अब ऐसा लिखो वर्क डन, वर्क डन, हेडिंग भी हाँ अलग है, अलग है, ठीक है। जैसे अब इसमें भी अब जैसे कि यहाँ पर एक ये ऐसा ही पिस्टन है, ठीक है, और अंदर ये क्या बनी हुई, इसमें गैस भरी हुई, ठीक है। अब पहले तो क्या है, इंटरनल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रुका हुआ है जहां पर भी है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा, पी एक्सटर्नल, ठीक है। तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा पिस्टन नीचे आएगा, इसको ऐसे डॉटेड से बना देते हैं ना, है ना। अब ये ऐसे नीचे आ जाएगा, मान लो ये क्या है, एल डिस्टेंस इसने कवर करा, ये जो लेंथ है ये क्या हो गई, ऐसे एल ये हो गई, और ये एरिया ऑफ पिस्टन मान लो क्या है, एरिया ऑफ ए है, ठीक है। और ये एल जो ये लेंथ है ये क्या हो गई, चेंज हो गई, है ना, ये पहले से क्या हो गई ऐसे, या डीएल भी लिख सकते हैं कि वो क्या हो गई ऐसे चेंज हो गई, ठीक है ना। तो अब इसमें इसको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा होगा, है ना, इसके कारण क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। ये वर्क किस पर हो रहा है, गैस पर हो रहा है ना। और यदि इसी को हम एक्सपांशन करते, तो मान लो नीचे से हीट करते तो गैस क्या होती है, एक्सपांड होती तो क्या होता है, ये पिस्टन ऊपर चले जाता, तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस होता है ना। ये क्या है, वर्क डन ऑन द गैस, है ना, गैस पर कर रहे हैं, और वो क्या हो जाता है, बाय द गैस। दोनों तरफ से सेम फॉर्मूला है ना, वर्क डन का फॉर्मूला दोनों तरफ से हम निकालेंगे तो दोनों तरफ से क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। गैस भी बाहर तरफ प्रेशर लगाएगी ना, क्या गैस भी गैस भी लगाएगी बाहर की तरफ, लेकिन पी एक्सटर्नल हमारा क्या, पी इंटरनल से ज्यादा है, ऐसा भले तो लिख वो दे। कर देगा, हाँ कैंसिल आउट कर देगा। हाँ, जो पी जितना एक्सटर्नल बचेगा- ग्रेटर देन पी इंटरनल, इसलिए क्या है वो नीचे जाएगा, ठीक है, ऐसा। तो जो पी एक्सटर्नल माइनस पी इंटरनल करेंगे, हाँ। उतना फोर्स उस पर उतना वो अप्लाई कर रहे हैं, उतना प्रेशर अप्लाई कर, प्रेशर उतना प्रेशर, बिल्कुल उतना ही प्रेशर अप्लाई, ठीक है, क्योंकि गैस निश्चित रूप से उसको अपोज करेगी उस चेंज को, है ना, लेकिन फिर भी हम उसको प्रेशर से दबा रहे हैं, ठीक है। जैसे हम पंप से हवा भरते हैं, ये सब करते हैं, तो यही कर रहे हैं, है ना। वो आप उधर के नली लगा दिए तो हवा उसमें चली जा रही है, लेकिन उसका जो जो साइकिल है, तो उसका वॉल्व खोलने के लिए हमको ताकत लगानी पड़ती है ना, तब वो ताकत, नहीं तो वो वॉल्व नहीं होगा तो उसकी वापस से एयर बाहर आ जाएगी, इसलिए उसमें वॉल्व लगा रहता है, जो वो रहता है ना उसमें वॉल्व लगा रहता है अंदर ऐसे ऐसा, तो वो हमको प्रेशर इसीलिए लगाना पड़ रहा है, क्योंकि वो वॉल्व खुलता है फिर उससे, तब वो अंदर जाती है ना। और फिर उसके बाद तो वो जितना भी है वो हमारा ज्यादा प्रेशर है ना, जिस प्रेशर से उस वॉल्व ने रोक रखा है उससे ज्यादा प्रेशर हमको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, पी इंटरनल से ज्यादा पी एक्सटर्नल लगाएंगे, ठीक है, तो तब क्या होगा, वो इसमें नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया होगा, ठीक है। और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, सरफेस टेंशन देखो वो सरफेस टेंशन भी फोर्स है, वो भी प्रेशर है, हाँ, दोनों के फोर्स सेम ही रहते हाँ हैं। वो सेम ही रहते हैं। देखो तो वो वहां मेजर करेंगे तो उसमें हम वो क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है, यहाँ मेजर करेंगे तो ये करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस,
चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है ना, ये फोर्स इनटू चेंज इन डिस्टेंस। मान लो इसको ऐसे डीएल लिख लो, चेंज कितना हुआ है एल, ऐसा ये चेंज, ठीक है। तो अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, है ना। एरिया कौन सा एरिया रहेगा, ये जो पिस्टन का एरिया रहेगा, वही एरिया, उसके सरफेस एरिया वही है, जो पिस्टन का एरिया है वही गैस के सरफेस का भी एरिया, ठीक है। तो आप फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इनटू ए इनटू डीएल, ये जो चेंज हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब अभी हम इसको इरिवर्सिबली कर रहे हैं ना, सडन चेंज करा है, ठीक है, इरिवर्सिबल वर्क, चाहो तो इधर ऐसा लिख लो, इरिवर्सिबल वर्क, यहाँ पर भी आई आर आर लिख, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया। अब ये क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, मतलब लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाता है, वॉल्यूम, है ना। तो ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया, जितना भी वॉल्यूम, मान लो ये पहले वॉल्यूम क्या था, V1 था, अब वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा V, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या है, V2 माइनस V1। हमेशा देखो थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लेना, ठीक है, या इसको V2 की जगह ऐसे कर देते हैं, VF कर देते हैं और इसको VI कर देते हैं, तो VF माइनस VI, ठीक है ना। अब VF, अब इसमें प्रेशर अप्लाई करा है, तो VF क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा, VF कम होगा कि VI कम होगा, इस प्रोसेस में ये हमने दबाया है, दबाए तो फाइनल वॉल्यूम कम हो गया है इनिशियल से, है ना। तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। ये कम क्यों हुआ? क्यों दबा दिया ना उसको गैस को, तो गैस का वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल मतलब जितना पहले से था फाइनल जितना कम हो ये जाएगा। पहले फाइनल वॉल्यूम था, है ना, ये ये इनिशियल वॉल्यूम था, अब ये दबाया तो क्या हो गया, ये फाइनल वॉल्यूम हो गया, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ये VF माइनस VI, तो VF क्या है, VF इज लेस देन VI है ना, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। लेकिन हम थर्मोडायनामिक्स में एक कन्वेंशन लेके चलते हैं, यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम करा है तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, या हीट गिवन बाय द सिस्टम है तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और हीट गिवन टू द सिस्टम है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, साइन कन्वेंशन, सिस्टम को दे रहे हैं। हाँ ये हम सिस्टम पर कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, लेकिन अब आएगा क्या, नेगेटिव आएगा, इसलिए क्या कर देते हैं, ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन हम पहले से लगा देते हैं, क्योंकि हमारा साइन कन्वेंशन सही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जो आया ना समझ में क्यों ऐसा लगाया, है ना, बिकॉज डेल्टा V इज नेगेटिव, है ना, एंड दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम, सो इट शुड बी पॉजिटिव, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना ही चाहिए, इसलिए अब हम क्या लिख देंगे, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा, ठीक है। ये क्या है, W इरिवर्सिबल क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब मैं सेकंड स्टेप में था वर्क डन या वर्क डन इज इक्वल टू ये वाला इसके नीचे P एक्सटर्नल और वो एरिया, देखो ये यहां से आया, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, P एक्सटर्नल इंटू एरिया, यहां से इसमें पुट कर, नहीं वो वर्क डन के नीचे क्या लिखा है, लेफ्ट ऊपर ये I डबल आर इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल चेंज करा, अभी रिवर्सिबल के लिए भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि रिवर्सिबल वर्क डन निकालना है कि इरिवर्सिबल निकालना, ठीक है। तो इरिवर्सिबल के लिए सीधे सीधे डेल्टा भी हो जाएगा, रिवर्सिबल के लिए ये क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको हम अभी अलग ढंग से करेंगे, ठीक है। हाँ तो अभी पहले इसको लिखो, ठीक है, ये कभी कभी हो सकता हो ऐसे डिराइव करने को भी आए, तो अब पहले तो इसमें ये डायग्राम बना लो, आए समझ में आया ना कैसे करा, है ना। हो सकता है देखो बुक में यही चीज आपको बाय द सिस्टम करी हुई हो, है ना, एक्सपांड करा हो, है ना,
ये क्या हो गया, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन ऑफ गैस, है ना। इसमें हमने गैस को क्या करा, कंप्रेस करा, है ना। और हो सकता है आपको बुक में क्या दिया होगा, एक्सपांशन, तो फिर ये निगेटिव साइन नहीं लगाया होगा, यहाँ पे क्या रखा होगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन करते समय मैं बताऊंगा तब ये नेगेटिव, क्वेश्चन करते समय हमेशा फॉर्मूला हमको माइनस पी डेल्टा वी ही लेना, ठीक है, तो अपने आप ही सही आएगा। हाँ, वी क्या है, डेल्टा वी जो है चेंज इन वॉल्यूम, वी initially the volume of gas is Vi and after compression the volume become Vf, ठीक है। अब क्या हो गया, Vf हो गया, ठीक। the area of cross section क्या है उसका, A, और by applying P external force, देखो ये P external हमेशा क्या लगाना है, तो हमारा P external क्या है, P internal से जो ज्यादा है ना, वही हमारा, हम P external उसी को बोल रहे हैं जो अप्लाई किया हुआ है ना, वो वाले। तो तुम जो बोल रहे थे ना उस समय कि P external माइनस P internal अप्लाई होगा ना, वो नहीं, हम ये P external किसको मान रहे हैं, एटमॉस्फेयर। देखो पहले क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल बराबर है, तो वो तो हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं वही चेंज है, मतलब वही चेंज होना। हाँ। तो वो P एक्सटर्नल में यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ोगे तो P एटमॉस्फेरिक प्लस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू, है ना, क्या था वो, पहले क्या P एटमॉस्फेरिक इक्वल टू P इंटरनल था, तो आप जो भी अप्लाई करा है वो वही एक्चुअली प्रेशर अप्लाई, माइनस नहीं करना पड़ेगा, मैं पूछ नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले वो दोनों इक्विलिब्रियम में ही थे, है ना, वो इक्विलिब्रियम में थे, तो अब जो भी अप्लाई करा है बस वही अप्लाई, ये P एक्सटर्नल अप्लाइड प्रेशर ही है, ठीक है ना, P एक्सटर्नल इज अप्लाइड प्रेशर, क्योंकि इनिशियली हमारा P, हाँ, P इंटरनल इक्वल टू P ATM था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जो ये अप्लाई करा है वो ये P एक्सटर्नल है ना, ठीक है, तो वो ये प्लस P एक्सटर्नल है, इसलिए वो P इंटरनल से ज्यादा होगा, तो माइनस भी करेंगे तो आंसर P एक्सटर्नल ही आएगा, ठीक है। तो P एक्सटर्नल को ही अप्लाइड ही मानना, आए समझ में आया अच्छे से, है ना। ये लिखने में कोई दिक्कत, नेगेटिव लेके आएगा, फिर जो डेल्टा वी की जो वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव फिर से मतलब लिखेगा, तो हाँ बिल्कुल नेगेटिव डालना है, डेल्टा वी की वैल्यू -5 आई, -5 है तो -5 5 लेना, इनटू -5 तो हमेशा आंसर +5 है। और यदि क्या होगा, देखो यदि ये एक्सपांड हुआ तो डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो देखो आंसर भी नेगेटिव आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस, तो अपने आप सही आएगा तो आंसर, उसमें नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि वो बाय द गैस है ना, बाय तो वो नेगेटिव आना चाहिए, है ना, ऑन द गैस है तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो अब आपको ये फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है कुछ भी, फॉर्मूला यही यूज करना है, बस जो आए डेल्टा वी वैसा डेल्टा वी पुट करना, अपने आप ही सही है। देखो यदि ये ऐसा होता कि P इंटरनल क्या होता है, इसको हीट करते, मान लो अंदर से हीट करा तो ये गैस क्या होती है, एक्सपांड होती, एक्सपांड होती तो ये वॉल्यूम ये यहाँ आ जाता पिस्टन, है ना, तो ये VF क्या हो जाता, बड़ा हो जाता VI से, है ना, बड़ा हो जाता, तो ये क्या आएगा, डेल्टा वी तब क्या आता, पॉजिटिव आता, तो ये आंसर क्या आ जाता हमारा, नेगेटिव, है ना। तो वो नेगेटिव ही आना चाहिए क्योंकि वो गैस ने वर्क करा सिस्टम ऑन द सिस्टम या टू द सिस्टम, वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो आपको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि ऑन द सिस्टम के लिए अलग फॉर्मूला रखना है, बाय द सिस्टम के लिए अलग नहीं रखना, फॉर्मूला हमेशा यही लगाना, बस डेल्टा वी जो आए वही रखना। जैसे उन्होंने बोला इनिशियली द वॉल्यूम इज 2 ml एंड फाइनली द वॉल्यूम इज 5 ml, तो 5 - 2 रखना, तो 3 रखोगे तो अपने आप ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और फिर आप नेगेटिव आए तो आप ये बोल सकते हो दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, ठीक है। और यदि उन्होंने बोला इनिशियली 2 था और फाइनली 1 हो गया, तो आंसर क्या आएगा, 1 - 2 -1, तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो वो क्या होगा, इसका मतलब वो हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा। तो उसको क्या बोलते हैं, वर्क डन ऑफ कंप्रेशन जब सिस्टम पे करो, और वर्क डन ऑफ एक्सपांशन जब सिस्टम खुद करेगा, क्योंकि गैस एक्सपांड होगी तब बाहर वर्क होगा, है ना, सराउंडिंग पे वो वर्क करेगी, और गैस जब कॉन्ट्रैक्ट होगी इसका मतलब बाहर से हम उस पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आए समझ में। तो ऐसा
और बस इनकी सबकी वैल्यू रख देना। हाँ, जब आपको किसी क्वेश्चन में वर्क डन दिया हो, वर्क डन दिया हो, तब उसमें ये पढ़ना जरूरी है कि उसमें ये लिखा हो कि वर्क डन बाय द गेस इज 2 किलो जूल, ऐसा लिखा हो। तो बाय द गेस लिखा है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका साइन नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए, उसका साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना। तब आप इस वर्क डन की जगह -2 किलो जूल या जो भी होगा वो रखो। तो आए, दोनों में अंतर समझ में आया। जब वर्क डन निकालना है तो हमें वर्क डन का कोई साइन यूज नहीं करना, अपने आप इस फॉर्मूले से साइन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वर्क डन की वैल्यू रखनी है तो उस साइन को साथ रखनी पड़ेगी, है ना। कि जैसे आया है कि वर्क डन ऑन द गेस, तो उस वर्क डन को क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वर्क डन बाय द गेस लिखा हो तो उसको क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो जब वर्क डन की वैल्यू रखना है तब हमें ये ध्यान रखना है कि उसका साइन क्या लेना है, ठीक है। और जब वर्क डन निकालना है तब बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, तब अपने आप फॉर्मूले से साइन आ जाए। हाँ, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया, है ना? ऐसा करना, वो हम करेंगे नहीं। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम अगर नेगेटिव रखेंगे हाँ, सर, उसमें तो फिर सब का पॉजिटिव आएगा। तो वो वर्क डन की वैल्यू थोड़ी आएगी, वो तो इनकी वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू आएगी, प्रेशर की आएगी, वो तो आनी चाहिए ना, तब पॉजिटिव आना चाहिए। उसको फिर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो वर्क डन 2 पे ऐसा है ना, तो अपने आप आ जाएगा वो सब चीजें, है ना, ठीक है। क्योंकि वर्क डन को तो हम पहले निगेटिव रख ही चुके हैं, तो वर्क डन तो हो गया निगेटिव, ठीक है। आए ना समझ में। इसलिए ये दो चीजों में बहुत ध्यान रखना। देखो ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, है ना, इसमें, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू रखना है तो साइन के साथ रखना है, वर्क डन निकालना है तो विदाउट साइन, ऐसा कैसा फॉर्मूला लगाओ, अपने आप आ जाए, ठीक है। तब वॉल्यूम का साइन देखना है, और वॉल्यूम में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल का, ठीक है। वॉल्यूम में हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक। तो अपने आप से करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल, तो अपने आप ही से आए समझ में आए अच्छे से। तो देखो ए से हम, ये क्या होता है, दिस इज इरिवर्सिबल वर्क, है ना। यदि आप इसी को रिवर्सिबल करें तो ऐसा लिखो अब आगे, वर्क डन है ना, इन रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ गेस, है ना। हम चलो कंप्रेशन, हाँ हाँ, हेडिंग की, वर्क डन इन रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ गेस, ब्रैकेट में लिख लो आइसोथर्मल, है ना। ये सब प्रोसेस कैसे, आइसोथर्मल, इसमें हम टेम्परेचर का कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, है ना, उसके लिए निकाले। तो देखो अब उसके लिए क्या होगा, ये जो वॉल्यूम में चेंज होगा इट इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, ऐसा लिखो, फॉर रिवर्सिबल चेंज, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा लिखो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस P external is very small, है ना। ये क्या होगा, बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। तो डीएल, हाँ, तो ये डीएल तो हो गई। मतलब, हाँ मतलब बहुत ही कम होगा ये। तो जो वॉल्यूम है, जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम, तो लगभग 0 है लगभग। हाँ वो वैसे ही तो करना है हमको, लगभग 0, लेकिन 0 नहीं है, 0 नहीं है ना, है तो कुछ ना कुछ, तो उसको डीवी लिखेंगे, बहुत ही स्मॉल चेंज। हाँ, द चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, हाँ ऐसा लिखो, चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, डी इज इक्वल टू क्या है, डी, ठीक है। तो डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ठीक है। फिर फॉर आइडियल गेस, देखो अब आपको ये पता नहीं है ना, क्योंकि वो अभी तो हमारा चैप्टर उन्होंने हटा दिया है आइडियल गेस के फॉर्मूले जो है, लेकिन हम उसको करेंगे, लेकिन हम उसको बाद में करेंगे। फॉर आइडियल गेस के लिए क्या होता है, पीवी
इज इक्वल टू एन आर टी होता है। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। ठीक है, टी होता है टेम्परेचर, आर होता है यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट, है ना, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, वी वॉल्यूम है ना, और पी प्रेशर है। ठीक है, ये होता है। ठीक है तो ना? वर्क डन जो हाँ, ये अभी का वो यही है। नहीं, अभी इस पी एक्सटर्नल की जगह हम ये रखेंगे। ठीक है, और फिर इसको एक्चुअली में तो हम वी आई से वी एफ तक का चेंज करेंगे ना धीरे धीरे, है ना, एक एक प्रोसेस का चेंज ये है, लेकिन करना हमको तो फिर इंटीग्रेट करेंगे फिर उसको, है ना, और फिर निकालेंगे उसका। जैसे जोड़े। एक्सटर्नल को एनआरटी बाय वी लेंगे। हाँ, वो लेंगे अभी, है ना, लेकिन पहले ये तो लिख लो कि आइडियल गैस से ये ऐसा आया, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, या पी इज इक्वल टू क्या आ गया, एन आर टी बाय वी। क्योंकि देखो स्कूल में यदि डेरिवेशन आएगा तो इसका आएगा रिवर्सिबल, है ना, इरिवर्सिबल का नहीं आता, इसका आता। ठीक है, तो हमको फिर यहां से करना पड़ेगा, उसमें आइडियल गैस लिखना पड़ेगा। हाँ ऐसा लिखना पड़ेगा आइडियल केस। ये आइडियल केस देखो, ये जो भी हम करते हैं ना सब आइडियल मान के करते हैं। ठीक है ना, सब आइडियल, और हमें जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आइडियल के लिए आएंगे, है ना, हमको मान के चलना है कि वो आइडियल है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो हम रियल गेस इक्वेशन जरूर पढ़ेंगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, वो जरूर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, अब इसकी जगह पुट कर दो, इसको इक्वेशन 1 कर दिया, पुटिंग इन इक्वेशन 1, अब उसमें पुट कर दिया, तो क्या हो गया, W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एन आर टी। अब ये बाद में मैं ये लिखवा दूंगा कि R क्या है, R की वैल्यू क्या लेना है, तो ये आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया, एक छोटी सी प्रोसेस के लिए आ गया, है ना, जो फर्स्ट हमने करा था थोड़ा सा दबाया। ठीक है, लेकिन हम एग्जैक्टली चेंज कितना कर रहे हैं, वी आई से वी एफ तक का कर रहे हैं, है ना, धीरे, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं, धीरे कर रहे हैं। पिछले बार क्या कर दिया था, एकदम दबा दिया था, अभी हम क्या कर रहे हैं, छोटे 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 छोटे। हाँ, तो ऐसा लिखो, फॉर वॉल्यूम चेंज फ्रॉम वी आई टू वी एफ, वी आई से वी एफ तक के वॉल्यूम चेंज के लिए क्या हो जाएगा, वी हैव टू डू इंटीग्रेशन, हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको यहाँ पे तो W रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, अब देखो ये तो कांस्टेंट ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट है ना, R भी कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी आई टू वी एफ, हाँ, 1/V T, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है 1/, हाँ, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। लेकिन वो log कौन सा वाला log होता है, दो टाइप के log होते हैं, हाँ, बेस ई वाला, वेरी गुड है ना, नहीं तो बहुत बच्चों को याद नहीं रहता ये, है ना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है ना, क्या होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log ex, है ना, और उसको हम क्या लिखते हैं, 1/x इज इक्वल टू log ex, लेकिन हम केमिस्ट्री में log ex को क्या लिख देते हैं, ln लिख देते हैं, नेचुरल लॉग। ठीक है, ऐसा लिख देते, तो ln लिखा हुआ है, इसका मतलब log बेस क्या है, e है। ठीक है, तो इसमें लॉग ई भी हो जाएगा। लिमिट भी लगानी पड़ेगी, हाँ, log v हो जाएगा, मतलब e लिखने की जरूरत नहीं, ln लिखो, है ना, log मत लिखो, ln लिखो उसके, फिर हम उसको log बेस 10 में चेंज भी कर लेंगे, माइनस एन आर टी, चलो पहले ऐसे करते हैं, ln v है ना, ऐसे ये लिमिट को ऐसे लिमिट सॉल्व करिए अभी कभी, है ना, तो क्या करते हैं, फाइनल लिमिट अपॉन इनिशियल, है ना, माइनस इनिशियल अपॉन माइनस इनिशियल, ये क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी ln वी एफ माइनस ln वी आई।
अब log a बाय log b क्या होता है? log a माइनस log b LNVF अपॉन अपॉन vi, है ना? तो ये हो जाएगा माइनस nRT ln vf अपॉन vi, हो जाएगा नहीं? पहले इधर प्रॉपर्टी भी लिख लो, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाय, ठीक है। अब log बेस e और log बेस 10 में क्या रिलेशन होता है? तो log, ये भी लिख लेना, लॉग की वैल्यू डिफरेंट रहती है। हाँ, उसमें अंतर होता है, इज इक्वल टू होता है 2.303 log x बेस 10, क्योंकि देखो जो आपको लॉग टेबल मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? बेस 10 वाली, और जो वैल्यू भी मिलेगी वो कौन सी? बेस 10 वाली, इसलिए फिर ये चेंज करना पड़ेगा, तो हम खुद ही कर देते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाए? W रिवर्सिबल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log, अब log ले लिखना, VF अपॉन VI। अब देखो कुछ कुछ बुक में VI अपॉन VF दे रखा होगा तो ये माइनस साइन हट जाए, है ना? यदि इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, लेकिन हम माइनस में ही रहेंगे क्योंकि हमको वो फॉर्मूला भी माइनस में ध्यान रखना है ना, इसलिए इसको भी माइनस। -2 अंतर क्या है? ये log बेस 10 हो गया ना ln की जगह, ये बेस भले एक बार लिख लो इसको, चलो, है ना, बेस 10, ठीक है, इसलिए करते हैं। क्योंकि क्या होगा, वैल्यू क्या मिलेगी? जैसे log 2 की मिलेगी 0.3010, वो बेस 10 की है ना, बेस ई की नहीं, इसलिए फॉर्मूला हमें एंड में ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये मैं लिखा है देखो इधर, ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत काम में आएगा, केमिस्ट्री में बहुत जगह काम में आएगा कि log बेस ई को 10 में चेंज करें। मैथ्स में क्या है, आप लोगों को वैल्यू नहीं रखनी, तो वहां पे चेंज करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे वैल्यूज आएंगी। ये डिफरेंट हो तो नहीं नहीं, कुछ भी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस ये वही रहना चाहिए, ये एक्स चेंज होगा, ई तो वही रहेगा, ठीक है, बस एक्स चेंज होगा, ई मतलब बेस है वो उसका, बेस ई, तो वो इंटीग्रेशन जो होता है वो बेस ई का होता है, ठीक है, वो जो वैल्यू होती है 1/x dx की जो वैल्यू होती है वो log बेस ई की होती है, और उसी log बेस ई को क्या लिखा हुआ? ln लिखा हुआ, नेचुरल लॉग, है ना। तो लॉग टेबल भी आप देखोगे तो दो दो तीन तीन लॉग टेबल होती है, ठीक है, बेस 10 की भी होती है, बेस ई की भी होती है, और भी जो भी बेस हो सबकी अलग अलग होगी, है ना, आंसर, लेकिन हमें मेनली किसकी गिवन होती है? बेस 10 के आंसर गिवन, ठीक है, इसलिए वो, और हमें दो ही टाइप के लॉग देखना पड़ते हैं, नेचुरल लॉग या हुआ, तो इसलिए उसको चेंज कर लिया उसको, ठीक है, तो ऐसे करके हमारे ये आया, समझ में आया? देखो ऐसे होगा। हाँ, अब इसमें लिखो टेम्परेचर शुड बी टेकन इन केल्विन, इसमें टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना, ठीक है, टी काय में लेना है? केल्विन में लेना, केल्विन, केल्विन में चेंज करना आता है। सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है? 9/5 तो 9/5 तो फ़ारेनहाइट वाला है, सेल्सियस में क्या होता है? सेल्सियस में बहुत इजी रिलेशन है, हाँ 9 पढ़ा था। वही है। 273 का वो रहता है, देखो हाँ 0 केल्विन इज इक्वल टू होता है -273 डिग्री सेल्सियस, जैसे 0.15 भी होता है लेकिन ठीक है उसको हटा, ये 0 केल्विन इक्वल टू ये, ठीक है? है ना, तो यदि चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? जैसे मान लो हमको आया कि 2 डिग्री सेल्सियस, है ना, जैसे मान लो 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? केल्विन में कितना हो जाएगा? 2 प्लस, और हाँ 5
नहीं नहीं 273 बस इतना तो करेंगे 2 प्लस 2 इंटू नहीं इंटू नहीं प्लस इक्वल टू होता है 0 इक्वल टू माइनस इतना ठीक है तो सिर्फ प्लस करेंगे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 270 माइनस होगा ना? नहीं नहीं माइनस नहीं देखो आपको आया कि माइनस 273 डिग्री सेल्सियस मीन्स कितने केल्विन होंगे ये मान लो क्वेश्चन माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में मान लो कितने केल्विन होंगे ये तो आप क्या करोगे जीरो लाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस ही करना पड़ेगा ना वैल्यू ही Zero जीरो कर होती है तो देना। फिर प्लस नहीं माइनस 273 डिग्री सेल्सियस में आपको केल्विन निकालना है 0 के वो तो जीरो जीरो तो कैसे आया इसमें प्लस 273 करा तभी तो आया ना तो इसलिए सेल्सियस से केल्विन में के लिए प्लस करना पड़ेगा 270 है ना ठीक है इससे आया जीरो आया तो कहीं से आया भी तो होगा लेकिन वो जीरो सिर्फ इसमें हो रहा है केल्विन में है वो जीरो नहीं है है ना? वो केल्विन में जीरो है ठीक है ना? ऐसा है तो इसमें प्लस 273 करोगे तो जीरो केल्विन आ जाएगा ठीक है जीरो केल्विन में कुछ होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है जीरो केल्विन ऐसा टेम्परेचर होता है जिसपे हर टाइप के मोशन खत्म हो जाते हैं है ना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं ये हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर करेंगे ना उसमें पढ़ेंगे ठीक है और आर की वैल्यू आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट देखो ये भी वो है यूनिवर्सल गेज ये भी इंटेंसिव है ना इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता इंटेंसिव नहीं इस पे कोई मटेरियल का भी फर्क नहीं पड़ता है ना कोई भी मटेरियल यूज करो कुछ भी करो सब हर गैस के लिए सेम आएगा ठीक है आर की वैल्यू ये बहुत जगह यूज में आएगा कई चैप्टर्स में यूज में आएगा यार ठीक है अब इसकी वैल्यू क्या लेना है 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है जूल में ये होती है ठीक है और कैलोरी में 2 होती है 2 अपॉन केल्विन हाँ तो ये 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कैलोरी 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 और जूल में देखो ये सब आप लोग उधर पढ़ोगे सब फिजिक्स में ही है केल्विन कैलोरी जूल है ना ये सब चीजें वहां पढ़ोगे ये एनर्जी की यूनिट्स है जूल और केल्विन क्या है एनर्जी की यूनिट है आप इनके रिलेशन भी पढ़ोगे ठीक है तो फिर अपने आप ही आ जाएगा लगभग 4.18 पे रिलेट होते हैं ये केल्विन और जूल इसलिए लगभग 2 आती है एग्जैक्ट नहीं है 2 मगर हम ये ले लेते हैं और 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स मोल ये इसकी आर की वैल्यूज है ना अलग अलग यूनिट्स ठीक है जो ये आर है ना यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट इसकी वैल्यूज है अलग अलग यूनिट्स तो 99% आपको क्वेश्चन में गिवन होगी ठीक है लेकिन मान लो 1% नहीं दी हो है ना तो फिर हमको ध्यान रखना और ये आपको इतना यूज में आएगा ये वैल्यूज इतने लेसन में यूज में आएगी 11 से 12 तक जो अपने आप याद हो जाएगी इतनी बार यूज में आएगी फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी बहुत यूज में आएगी ठीक है दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेज कांस्टेंट ये उससे निकला हुआ है पीवी इक्वल टू एनआरटी ना अलग अलग यूनिट यदि आपको प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में दिया होगा तो ये होगा एनर्जी के टर्म्स में दी होगी तो ये सब ठीक है अलग अलग जगह पर अलग अलग उन्होंने खुद कन्वर्ट करके बता दिया एटीएम प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे हमारे ऊपर जो एक एटमॉस्फेरिक जो सी लेवल पे एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगाता है ना उसको बोल दिया 180 ना वो कितना होता है पता है कितना होता है और 11 नहीं 760 mm ऑफ Hg यदि मान लो वो जो बैरोमीटर होता है वो बैरोमीटर यदि लगाओगे सी लेवल पर तो वो 760 मिलीमीटर तक ऊपर जाएगा उसमें जो मर्क्यूरी हो या 76 सेंटीमीटर तक जाएगा तो उसको एक यूनिट बना दी
तो एक यूनिट बना दी और उसको बोल दिया, उसी को 1 atm बोल दिया। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स है इसकी प्रेशर की।